दोस्तों, आज के सिविल एजुकेशन IAS अकेडमी के इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का हार्दिक रूप से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मदुरै के पांड्यों के बारे में। तो परवर्ती पांड्य वंश की जो स्थापना है वो कंडुगोन ने की थी। 590 से 620 ईस्वी इनका समय रहा है। मलयादी कुरीची में चट्टान काटकर जयंत वर्मन ने गुफा मंदिर बनवाया था। श्री कुमार श्रीवल्लभ 815 से 862 इनका समय रहा है। एक पराक्रमी और साम्राज्यवादी शासक थे। साम्राज्यवादी शासक कौन होता है? साम्राज्यवादी मतलब जिसका कि साम्राज्य फैलाने का जो है उसका महत्वाकांक्षा है कि साम्राज्य मेरा दूर दूर तक हो। ठीक है, वो साम्राज्यवादी शासक कहलाया। तो अंततः पांड्य साम्राज्य को पल्लव शासक नृपतुंग ने विजित कर लिया था। 1310 में अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर ने पांड्य राज्य पर आक्रमण करके मदुरा को लूटा और ध्वस्त कर दिया। देवगिरी के यादवों की अगर हम बात करें तो देवगिरी के यादव वंश का जो संस्थापक था वो भिल्लम फिफ्थ था। और भिल्लम जो था वो चालुक्य शासक सोमेश्वर चतुर्थ का सामंत था। भिल्लम ने अपनी राजधानी देवगिरी में बनाई थी और जिसने 1187 से 1191 तक में शासन किया। भिल्लम के बाद उसका बेटा जो जैतुंगी था वो राजा बना। महान खगोल शास्त्री भास्कराचार्य का जो पुत्र था लक्ष्मीधर जैतुंगी का दरबारी कवि था। ठीक है, यादव वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था सिंघन। उसने 1210 से 1247 ईस्वी तक में शासन किया। सारंग देव का संगीत रत्नाकर सिंघन के दरबार में लिखा गया। सारंग देव का जो संगीत रत्नाकर था वो सिंघन के दरबार में लिखा गया और वरह मिहिर के वृहत जातक पर अनंत देव ने टिप्पणी लिखी। व्रत खांदा का लेखक हेमाद्री महादेव के दरबार में रहता था। देवगिरी को 1309 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जीत लिया गया। यादव वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक था रामचंद्र। सिद्धांत शिरोमणि और करण कौतूहल की रचना भास्कराचार्य ने की थी। अब अगर हम बात करें द्वार समुद्र के होयसल वंश की, तो होयसलों का जो मूल क्षेत्र था वो मैसूर में गंगवाड़ी के पहाड़ी क्षेत्र में था। होयसल राज्य का वास्तविक संस्थापक विष्णुवर्धन था। होयसल यादव वंश से संबंधित थे, अपने को चंद्रवंशी मानते थे। होयसलेश्वर के मंदिर का जो निर्माण है वो विष्णुवर्धन के शासनकाल में हुआ था। वेल्लूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने करवाया था। होयसल वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय था। 1310 से 1311 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने होयसल वंश के शासक बल्लाल तृतीय को पराजित किया। बल्लाल तृतीय ने अलाउद्दीन को वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया था। उसने 1339 तक अलाउद्दीन के करद के रूप में शासन करता रहा और होयसलों की राजधानी द्वार समुद्र का आधुनिक नाम जो है वो हलेबीड है, जो कि कर्नाटक में है। याद रखिएगा इसको, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बात करें अगर कदम राजवंश की, तो कदम राजवंश की स्थापना जो करी थी मयूर शर्मन ने करी थी। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जितने भी राजवंश हैं इनके संस्थापक, इनकी राजधानी और अंतिम शासक आपको रटे होने चाहिए। मयूर शर्मन ने लगभग 345 से 360 ईस्वी तक शासन किया। कदम शासकों की जो राजधानी थी वो थी बनवासी। इनकी दूसरी राजधानी का नाम था बालासिका। मयूर शर्मन का जो उत्तराधिकारी था वो मृगेश वर्मन हुआ है और बालासिका में मृगेश वर्मन द्वारा एक मंदिर का निर्माण मयूर शर्मन की स्मृति में करवाया गया। मयूर शर्मन को 18 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला कहा गया है। कदम वंशी शासकों की वंशावली हमें एकमात्र तालगुंड स्तंभलेख से ज्ञात होती है। ये स्तंभलेख आपको याद होनी चाहिए। गंगवंश की जो स्थापना थी वो ब्रजहस्त पंचम ने की थी। कोकणी वर्मा का जो समय है वो लगभग 400 ईस्वी माना जाता है। गंगवंश का जो शासन था वो आधुनिक मैसूर के दक्षिण गंगवड़ी क्षेत्र में था। माधव प्रथम ने दत्तक सूत्र पर टीका लिखी थी। गंग शासक श्री पुरुष ने अपनी राजधानी मान्यपुर में बनाई थी। श्री पुरुष 728 से 788 ईस्वी तक शासन किया था। गंगों की प्रारंभिक राजधानी जो थी वो कुवलाल कोलर में थी, जो बाद में तलकाड़ हो गई थी। अब अगर हम बात करें वारंगल के काकतीय वंश की, तो काकतीय वंश का जो संस्थापक था वो था बीटा प्रथम। काकतीय शासक पश्चिमी चालुक्यों के सामंत थे। प्रोल द्वितीय यानी कि काकतीय शासक ने अपने को चालुक्यों से स्वतंत्र घोषित किया। अनुमा कोंडा के 1000 स्तंभों वाले मंदिर का निर्माण रुद्रदेव ने करवाया था। इनकी राजधानी थी अम्मकोंड। ओरुगाल्लू यानी कि जो आधुनिक वारंगल है वो जो शहर है रुद्रदेव ने बसाया था। काकतीय वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था गणपति देव। गणपति देव ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थापित की थी। अब देखिए विद्वान और उनके संरक्षक की अगर हम बात करें तो शुरू से लेके और अब लास्ट तक की हम बात करते हैं। ठीक है, उदयराज जो था
विद्वान था, उसका जो संरक्षक था वो गुजरात का महमूद बेगड़ा। हेमचंद्र का कुमारपाल अनिहिलवाड़ के चालुक्य थे। नागार्जुन का कनिष्क, अमर सिंह का चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, रवि कीर्ति का पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य बादामी है। वाकपति राज कन्नौज का यशोवर्मन, भवभूति कन्नौज का यशोवर्मन, हरिशेन समुद्रगुप्त, राजशेखर महेंद्रपाल और महिपाल जो गुर्जर प्रतिहार से हैं। सोमदेव पृथ्वीराज तृतीय, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ये ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय है वो। बाणभट्ट हर्ष, दंडी नरसिंह वर्मन जो पल्लव वंश के थे, भैरवी जो सिंह विष्णु जो पल्लव वंश के थे, गुणाढ़ जो हाल जो सातवाहन वंश के थे। ठीक है, इसका गाथा सप्तशती भी है एक। ठीक है, गाथा सप्तशती लिखा है। और महावीराचार्य अमोघवर्ष जो राष्ट्रकूट के थे, जिनसेन जो अमोघवर्ष राष्ट्रकूट के थे, शाक्टायन जो है अमोघवर्ष राष्ट्रकूट के थे, जयदेव जिन्होंने गीत गोविंद लिखा है, लक्ष्मण सेन बंगाल इनके संरक्षक थे। बिलहन विक्रमादित्य षष्टम जो कल्याणी के चालुक्य थे, विज्ञानेश्वर जो मिताक्षरा जो इन्होंने लिखा, विक्रमादित्य षष्ठ कल्याणी के चालुक्य थे, लक्ष्मीधर जो गोविंद चंद्र कन्नौज के शासक थे, श्री हर्ष जो जयचंद कन्नौज वाला है, और कल्हण हर्ष कश्मीर वाला, फिरदौसी महमूद गजनी और अमीर खुसरो बलबन से अलाउद्दीन खिलजी तक रहेंगे। राजाओं की उपाधियों को भी देख लो एक बार से। तो हर्ष जो है वो राजपुत्र शिलादित्य, महेंद्र वर्मन प्रथम जो पल्लव वाले हैं विचित्रचित, नरसिंह वर्मन द्वितीय जो पल्लव वाले हैं वो राजसिंह, भोज जो प्रतिहार वाले हैं वो आदिवरहा और मिहिर भोज, देवराय द्वितीय जो हैं विजयनगर साम्राज्य वाले उन्हें गजबेटकर, इम्मादी देवराय, प्रौढ़ देवराय, जो कृष्ण देवराय हैं विजयनगर के उन्होंने आंध्र भोज, आंध्र पितामह, यवनराज, स्थापनाचार्य, अभिनव भोज आदि। आदित्य प्रथम जो हैं चोल वाले वो मदुरई कोंड, राजेंद्र द्वितीय जो हैं चोल वाले वो कुलोतुंग चोल, विक्रम चोल जो हैं चोल वाले वो त्याग समुद्र अहलका, और कुषाण जो हैं वो देवपुत्र। रुद्रम्बा देवी गणपति देव की पुत्री थी तथा गणपति के बाद रुद्राम्बा काकतीय राज्य की शासिका बनी। 1323 में मोहम्मद तुगलक ने प्रताप रुद्रदेव के राज्य पर आक्रमण किया था। प्रताप रुद्रदेव पराजित हुआ और बंदी बना लिया गया और काकतीय राज्य दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित कर लिया गया। ठीक है, नीति शास्त्र मुक्तावली बादेना ने लिखी, नीर वचनोत्तर रामायण तिक्काना ने लिखी, और काकतीय राज में कालामुख और पाशुपत धर्म प्रचलित था। अप्पाचार्य ने प्रतिष्ठा सार लिखी। अब देखो, भारत पे अरबों का आक्रमण की अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम अरबों ने 636 में बम्बई के निकट थाना को जीतने के लिए खलीफा उमर के समय में असफल आक्रमण किया, यानी कि वो आक्रमण तो किया लेकिन वो सफल नहीं हुआ। 636 ईस्वी के पश्चात में भड़ौच, सिंध की देवल खाड़ी तथा मकरान पर आक्रमण होते रहे। 8वीं शताब्दी के प्रथम दशक में इब्न अल अरिहल विहटरी ने मकरान पर आक्रमण करके अस्थायी कब्जा कर लिया। इसके बाद सिंध की जो विजय का द्वार खुल गया। इराक के शासक हज्जाज ने सिंध के शासक दाहिर को दंडित करने के लिए प्रथम 2 सेनापति उबैदुल्लाह और बुदेल को भेजा। हज्जाज के इन दोनों सेनापतियों को क्रमशः दाहिर और उसके पुत्र जयसिंह ने परास्त करके मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद अल हज्जाज के जो दामाद और भतीजे मोहम्मद बिन कासिम का जो प्रयत्न था वो सफल रहा और भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था मोहम्मद बिन कासिम। अब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर जो विजय की वो 712 में की। अब कुछ इतिहासकार इसको 711 भी मानते हैं, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, 712 या 711 आपको लेना है। अरबों के सिंध विजय की जानकारी चचनामा से प्राप्त होती है। ठीक है, चचनामा किसने लिखा है? अली अहमद ने। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। चचनामा जो लिखा है, चचनामा के जो राइटर हैं वो अली अहमद हैं। सिंध पर आक्रमण का जो आदेश है वो अरब के सूबेदार अल हज्जाज ने दिया था। सिंध पर आक्रमण के समय वहां का शासक था दाहिर और दाहिर के पिता का नाम था चच। इसके बाद अरब वासियों के भारत पर आक्रमण करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो था धन लूटना और इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि क्यों भाई, जब कोई आक्रमण करेगा तो उसका कोई रीज़न तो होगा ना। जब कोई आएगा आपकी टेरिटरी में आ रहा है, आक्रमण कर रहा है, तो उसका कोई वैलिड रीज़न तो होगा ना। तो उनका जो वैलिड रीज़न था वो था धन लूटने का और इस्लाम का प्रचार प्रसार करने का। अरब आक्रमणकारी जो थे वो बोलन दर्रे के रास्ते से भारत आए थे और अल हज्जाज की मृत्यु जो है वो 714 ईस्वी में हुई। मोहम्मद बिन कासिम को 715 ईस्वी में भारत से वापस बुला लिया गया था। मोहम्मद बिन कासिम ने जुनैद को सिंध का राज्यपाल नियुक्त किया। जुनैद को प्रतिहार शासक नागभट्ट ने पराजित किया था। भारत पर अरब आक्रमण से भविष्य में भारत पर आक्रमण करने वालों का मार्ग प्रशस्त हुआ, यानी कि उन्हें एक बार रास्ता मिल गया। उन्होंने देख लिया कि भारत पे यहाँ से आक्रमण हो सकता है।
अरबों ने सिंध में ऊँट पालन और खजूर की खेती का प्रचलन किया। अरबों ने दिरहम नामक सिक्के का सिंध में प्रचलन करवाया। बात जानते हैं महमूद गजनवी के बारे में। तो ये जो महमूद गजनवी एक विदेशी आक्रांता था जिसने भारत पर कई आक्रमण किए। तो गजनी साम्राज्य की जो स्थापना है वो अल्पतगीन नामक तुर्क सरदार ने की थी, और सुबुक्तगीन जो था वो अल्पतगीन का गुलाम और दामाद था, गुलाम भी था और दामाद भी था। सुबुक्तगीन गजनी की राजगद्दी पर 977 ईस्वी में बैठा। सुबुक्तगीन का जो उत्तराधिकारी था वो महमूद गजनवी हुआ, यानी कि अल्पतगीन, सुबुक्तगीन, फिर महमूद गजनवी। अब सुबुक्तगीन के शासनकाल में गजनवी जो था वो खुरासान का शासक था। ये जो गजनवी है ये खुरासान का शासक है अभी। महमूद गजनवी को राजगद्दी के लिए अपने भाई इस्माइल से संघर्ष करना पड़ा, और महमूद गजनवी जो है 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठ जाता है। अब महमूद गजनवी ने बगदाद के खलीफा कादिर से सुल्तान पद की मान्यता प्राप्त की। आपको ये भी याद रखना है कि कहाँ से इसने क्या करा। महमूद गजनवी ने 1000 से 1028 ईस्वी तक 17 बार भारत पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी का जो पहला आक्रमण था वो 1000 ईस्वी में हुआ, जिसमें सीमा पे कुछ किलों को जीत लिया इसने। 1001 ईस्वी में दूसरे आक्रमण में गजनी ने पेशावर के निकट हिंदू शाही राजा जयपाल को पराजित कर दिया। जयपाल के बाद आनंदपाल गद्दी पर बैठा। महमूद गजनवी ने मुल्तान को 1006 में विजित किया। महमूद गजनवी ने कन्नौज पर 1018 में आधिपत्य जमाया। महमूद गजनवी ने यमीन उद दौला और यमीन उल मिल्लाह की उपाधि धारण की थी। महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर 1025 में आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने सोमनाथ की मूर्ति के टुकड़ों को मक्का, मदीना और गजनी के मस्जिद की सीढ़ियों में लगवाया। महमूद गजनवी को विद्याधर चंदेल से संधि करनी पड़ी थी 1008 ईस्वी में। महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण 1027 में जाटों के विरुद्ध था। महमूद गजनवी की जो मृत्यु है वो 1030 ईस्वी में हुई थी। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उतबी था। किताब उल यामिनी की रचना उतबी ने की थी। शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की थी। अल-बरूनी ने किताब उल हिंद या तहकीके हिंद की रचना की थी। महमूद गजनवी के साथ उतबी, फिरदौसी, अल-बरूनी, बैहाकी और फारूकी जो थे विद्वान वो भारत आए थे। महमूद गजनवी ने गजनी में विश्वविद्यालय स्थापित किया था। इसी के साथ आपकी आज प्राचीन इतिहास की सीरीज समाप्त होती है। धन्यवाद।